नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट और साहसिक कार्यों के लिए 939 पुलिसकर्मी पुलिस पदक से सम्मानित। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण और पंजाब में एक चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। देश में अब तक 162 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 93.15% हुई। ओडिशा ओपन 2022 बैडमिंटन प्रतियोगिता कटक के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज से शुरू और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स मुकाबले में राफेल नादाल सेमीफाइनल में पहुंचे। मिक्स डबल्स में सानिया मिर्जा और राजीव की जोड़ी हारकर प्रतियोगिता से बाहर। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं विशाल शर्मा। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान देने वाले 19 वर्षीय उस युवा स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसे सिंध का भगत सिंह नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर है शहीद हेमू कलानी। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं केंद्रीय विद्यालय पंचगढ़ी मध्य प्रदेश के अमोघ रावल। मैं अमोघ रावल क्लास 8 केंद्रीय विद्यालय पचमढ़ी का छात्र हूँ। सर्वप्रथम मैं ऑल इंडिया रेडियो को अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे पिताजी इंडियन आर्मी में देश की सेवा कर रहे हैं, जिस पर मुझे बहुत गर्व है। मैं भी भविष्य में भारत माता की सेवा करना चाहता हूँ। मैं ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज को रोजाना सुनता हूँ। इससे मेरे सामान्य ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई है। जय हिंद। और अब अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न है, कर्नाटक में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध करने वाले पहले लोगों में हलागल्ली का वेदा समुदाय भी शामिल था। वेदा समुदाय की ये क्रांति किस वर्ष में हुई थी? प्रश्न फिर सुन लें। कर्नाटक में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध करने वाले पहले लोगों में हलागल्ली का वेदा समुदाय भी शामिल था। वेदा समुदाय की क्रांति किस वर्ष में हुई थी? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन लें। व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल पता amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी प्रसारण के तुरंत बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी से क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण रात 9:30 बजे किया जाएगा।
राष्ट्र कल 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली में आयोजित होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे। इस वर्ष परेड अपने निर्धारित समय 10 बजे की बजाय 10:30 बजे शुरू होगी। परेड रायसीना हिल से शुरू होकर राजपथ से गुजरते हुए लाल किला जाती है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस बार परेड में कुल 16 दस्ते भाग ले रहे हैं। इनमें सेना के 6, नौसेना वायुसेना के 1, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 4, दिल्ली पुलिस का 1, एनसीसी के 2 और राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का 1 दस्ता शामिल है। विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और विभागों की 21 झांकियां गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा होंगी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। 27,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। किसी भी आतंकवादी घटना से निपटने के लिए पिछले 2 महीनों से तैयारी की गई है। दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। चौकसी बनाए रखने के लिए सशस्त्र बटालियनों की तैनाती के साथ ड्रोन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस की टुकड़ियों के साथ ही अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीम भी तैनात की गई है। राजपथ और उसके आसपास के इलाकों में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चेहरे से पहचान करने वाली प्रणाली के साथ 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष 939 पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इनमें से 189 को वीरता के लिए जबकि 662 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए चयनित किया गया है। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 88 कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। वीरता पुरस्कार के लिए 134 पुलिसकर्मियों को जम्मू कश्मीर में उनकी साहसिक कार्रवाई के लिए सम्मानित किया जा रहा है। 47 पुलिसकर्मियों को वाम उग्रवाद प्रभावित इलाकों में उनकी बहादुरी के लिए और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1 पुलिसकर्मी को उसकी शौर्यपूर्ण कार्रवाई के लिए सम्मानित किया गया है। वीरता पुरस्कार पाने वालों में जम्मू कश्मीर पुलिस के 115, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 30, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 3, सीमा सुरक्षा बल के 2, सशस्त्र सीमा बल के 3, छत्तीसगढ़ पुलिस के 10, ओडिशा पुलिस के 9, महाराष्ट्र पुलिस के 7 और शेष अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मी शामिल हैं। गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत कल दिल्ली मेट्रो के कुछ स्टेशन आंशिक रूप से प्रभावित होंगे। दिल्ली पुलिस के निर्देशों के अनुसार मेट्रो की सभी पार्किंग सुबह 6 बजे से दिन में 2 बजे तक बंद रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि येलो लाइन पर हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली तक की सेवाओं पर आंशिक रूप से असर पड़ेगा। केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में पार्टी कार्यकर्ताओं और पन्ना समिति के सदस्यों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। इस दौरान श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। श्री मोदी ने आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाताओं को बधाई भी दी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोगों की अधिक कुशलता से सेवा करने के लिए सुझाव भी मांगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल भी गांधीनगर में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में इस संवाद में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई इस बातचीत में राज्य के हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक वरिष्ठ भाजपा नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत राज्य में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण है। भाजपा गुजरात में पिछले 2 दशकों से सत्ता में है और राज्य में इस साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा प्रवक्ता याग्नेश दवे ने बताया कि ये बातचीत पंजीकरण प्रक्रिया के बाद नमो ऐप पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 162 करोड़ 92 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 62 लाख से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 2,55,874 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 2,67,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस समय 22,36,000 से अधिक संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 93.15% है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना,
मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट और साहसिक कार्यों के लिए 939 पुलिसकर्मी पुलिस पदक से सम्मानित। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण और पंजाब में एक चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। देश में अब तक 162 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 93.15% हुई। ओडिशा ओपन 2022 बैडमिंटन प्रतियोगिता कटक के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज से शुरू। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स मुकाबले में स्पेन के राफेल नाडाल सेमीफाइनल में पहुंचे। मिक्स डबल्स में सानिया मिर्जा और राजीव की जोड़ी हारकर प्रतियोगिता से बाहर। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण और पंजाब के एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में 10 फरवरी से 7 मार्च तक वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 15 सीटें सुरक्षित हैं। इसके अलावा पंजाब में एक ही चरण में राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण और पंजाब के एक ही चरण के लिए 1 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 2 फरवरी को पर्चों की जांच की जाएगी। 4 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। कोविड महामारी और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने इस महीने की 31 तारीख तक सभी तरह की रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। आज 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय है चुनाव को समावेशी, सुगम्य और सहभागितापूर्ण बनाना। इस अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में मतदाता सूची में शामिल नए मतदाताओं को सम्मानित किया गया और मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदान किए गए। प्रत्येक वोट के महत्व पर बल देने के लिए सोशल मीडिया पर एक राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता की भी शुरुआत की गई। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने निर्वाचन आयोग और नागरिकों से आग्रह किया कि वे चुनावी लोकतंत्र को और अधिक समावेशी बनाने के लिए आगामी आम चुनाव में कम से कम 75% मतदान सुनिश्चित करें। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा कि जो लोग चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वे वास्तव में देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयोग का 70 साल का गौरवशाली इतिहास रहा है और इसने इस प्रक्रिया में खुद को बदल लिया है। To be a voter in India and to hold voter ID card. That card is the most important document in India. So the young voters who are going to get new voting ID card, please celebrate, understand the value of it. It is not the question of only voting to a person or a political party, but we are strengthening Indian democracy. I must say one thing, the amount of dedication every member of the team puts in, that makes Indian democracy successful. But the root cause of the success of Indian democracy is the successful electoral system in India. Without successful election, democracy just cannot sustain. मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि चुनाव आयोग ने सभी 5 राज्यों में टीकाकरण की गति बढ़ाने पर जोर दिया है और ये सुनिश्चित करने के लिए सभी इंतजाम किए जाएंगे कि ये चुनाव पूरी तरह सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को उस समय दिया गया था जब देश को आजादी मिली थी। This year we are celebrating 75th year of India's independence. It is time to look back and see how, against all odds, India emerged as a strong and robust democracy.
It is time to pay tribute to the millions of voters who are the very sinews of our democratic framework. I believe that every poll day, when citizens queue up at the polling stations to cast their vote, is a voter's day in itself. Election Commission of India proudly dedicates the National Voters' Day to each and every voter of India. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिए त्यागपत्र में श्री सिंह ने कहा कि वो तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। हिमाचल को देवभूमि बताते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि ये अध्यात्म, संस्कृति और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हिमाचल प्रदेश के परिश्रमी निवासी अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करते हुए राज्य को आधुनिक विकास के शिखर पर ले जाएंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट संदेश में कहा कि राज्य में बर्फ से ढके पहाड़, नदियां, देवदार के जंगल और सुरम्य झरने प्रकृति का अद्भुत नजारा प्रस्तुत करते हैं। उपराष्ट्रपति ने हिमाचल प्रदेश की समृद्धि के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता रहेगा। आज राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है। देश की विविधता को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज सभी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बधाई दी है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन काफी महत्वपूर्ण है। श्री रेड्डी ने लोगों से सतत विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर मंगलवार स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की वीर गाथा कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी ले आया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज के इस कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी मानवेंद्र नाथ रॉय को याद कर रहे हैं, जिनका निधन 25 जनवरी 1954 को हुआ था। मानवेंद्र नाथ रॉय का जन्म 22 मार्च 1887 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के अरबेलिया में हुआ था। 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार शुरू हुआ। रॉय इस आंदोलन से जुड़े और बंकिम चंद्र चटर्जी तथा विवेकानंद के लेखन से प्रेरित हुए। बंगाल के विभाजन के बाद वो उग्रवादी राष्ट्रवादियों के संपर्क में आए और उन्हें अरबिंदो घोष की अनुशीलन समिति से परिचित कराया गया। उन्होंने बाघा जतिन के साथ काम किया। 1910 में हावड़ा सिद्धपुर षड्यंत्र मामले में मानवेंद्र नाथ रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। रिहा होने पर रॉय ने सन्यासी के भेष में 1914 तक यात्रा की। प्रथम विश्व युद्ध में बर्लिन से एक दूत कलकत्ता आया और उसने क्रांतिकारियों को जर्मनी की ओर से सैन्य तथा वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया। इसके बाद रॉय को जर्मन महावाणिज्य दूत के साथ बातचीत के लिए बटाविया भेजा गया था। ये व्यवस्था की गई थी कि हथियारों और गोला बारूद की खेप सुंदरबन क्षेत्र में पहुंचाई जाएगी, लेकिन हथियार वहां नहीं पहुंचे। मानवेंद्र नाथ रॉय वापस बटाविया गए और पाया
कि जर्मन राजनयिकों से सहयोग की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने हथियारों के बिना भारत नहीं लौटने का संकल्प लिया। मानवेंद्र नाथ रॉय ने भारत, चीन, फिलीपींस, कोरिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रांतिकारियों से संपर्क करने के अपने मिशन को आगे बढ़ाया। 1917 में जब अमेरिका में पुलिस ने भारतीय क्रांतिकारियों को जर्मन जासूसों के रूप में घेरना शुरू किया, रॉय मैक्सिको चले गए। उन्होंने मोनरो सिद्धांत की अमेरिका की विदेश नीति पर व्याख्यान दिए और लेख प्रकाशित किए, जिससे सनसनी फैल गई। लेनिन ने जुलाई-अगस्त 1920 के दौरान रॉय को मॉस्को में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की द्वितीय विश्व कांग्रेस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। बाद में रॉय को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के एशियाई ब्यूरो का प्रभारी बनाया गया, जिसका मुख्यालय ताशकंद में था। रॉय 1930 में भारत आए तो उन्हें पकड़ लिया गया और देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। नवंबर 1936 में रिहा होने के बाद रॉय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने सहयोगी देशों की शक्तियों का समर्थन किया, क्योंकि उनका विचार था कि साम्राज्यवाद को अस्वीकार करना फासीवाद से कम बुरा है, जो उनकी नजर में मानव जाति के लिए एक बड़ा खतरा था। रॉय ने संघीय आधार पर संविधान सभा बनाने और अल्पसंख्यक समुदायों तथा क्षेत्रों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए गैर पार्टी आधार पर चुनाव कराने की हिमायत की। उन्होंने सत्ता के पूर्ण विकेंद्रीकरण और भ्रष्टाचार की रोकथाम की भी हिमायत की। मैं आँच बन उड़ूं लपट से मैं जुड़ूं। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अनंत सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिनकी 25 जनवरी 1979 को मृत्यु हो गई थी। वे चटगांव शस्त्रागार की क्रांतिकारी छापेमारी के अग्रणी प्रतिभागियों में से एक थे। अनंत सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1903 को चटगांव में हुआ था। वे स्कूल में ही थे जब उनका परिचय मास्टरदा सूर्यसेन से हुआ। अनंत सिंह ने पढ़ाई छोड़ दी और जल्द ही सूर्यसेन के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बन गए। अनंत सिंह की संगठनात्मक कुशाग्रता और प्रभावी नियोजन से चटगांव शस्त्रागार की छापेमारी में बहुत सहायता मिली। जब उन्होंने और उनके समूह ने इस घटना में चटगांव पर नियंत्रण खो दिया, तब उसके बाद उन्होंने चंदन नगर के फ्रांसीसी क्षेत्र में शरण ली, लेकिन अपने साथियों पर मुकदमे और यातना की खबर सुनकर कोलकाता में पुलिस आयुक्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने विस्फोट से जेल को उड़ाने की योजना बनाई, लेकिन जेल की दीवार पर बम लगाते हुए पकड़े गए। अनंत सिंह और 9 अन्य को अंडमान द्वीप भेज दिया गया। उन्होंने जेल के अंदर भूख हड़ताल शुरू की। रविंद्रनाथ के हस्तक्षेप पर उन्हें भारत के मुख्य भूमि की एक जेल में भेज दिया गया। आजादी से 1 साल पहले 1946 में उन्हें आजाद कर दिया गया। अनंत सिंह ने एक क्रांतिकारी के रूप में अपने अनुभवों पर कई पुस्तकें लिखी। उनकी उल्लेखनीय रचनाओं में चटग्राम युवा विद्रोह, अग्निगर्भ चटग्राम, मास्टरदा और स्वप्न ओ साधना शामिल हैं। हमारा इस महान क्रांतिकारी को नमन है। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक अब समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। नए भारत के निर्माण में आप अपना कर्तव्य निभाइए। 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हुए क्वार्टर की ETDS स्टेटमेंट फाइल करें 31 जनवरी 2022 तक और लेट फीस या जुर्माने से बचें। सभी टैक्स डिडक्टर्स रजिस्टर करें tdscpc.gov.in पर। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। ये आकाशवाणी है। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है राष्ट्रीय ध्वज को। जय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा
किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उस देश की अस्मिता, संप्रभुता और स्वाधीनता की पहचान होता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी हमारी राष्ट्र भावना का द्योतक, हमारी गरिमा का प्रतीक है। अपने प्यारे तिरंगे को फहराकर हम जिस गर्व का अनुभव करते हैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सबसे पहले 1857 में स्वतंत्रता के पहले संग्राम के समय देश ने अपने राष्ट्र ध्वज की आवश्यकता महसूस की। 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने पहला ध्वज बनाया। 1907 में मैडम कामा और उनके निर्वासित साथियों ने पेरिस में अपना झंडा फहराया। इसके बाद 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने भी आंदोलन के समय अपना अलग झंडा फहराया। समय के चक्र ने दुनिया में बहुत कुछ बदल डाला, लेकिन कुछ नहीं बदला है तो वो है भारतवासियों के दिलों में तिरंगे का सम्मान। राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय हमें कुछ बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज हमेशा सम्मान के साथ और प्रमुखता से फहराया जाए। इसका प्रयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए न किया जाए। ध्वज फटा या मैला कुचैला न हो। ध्वज को किसी व्यक्ति के सम्मान में न झुकाएं। इसे फहराते समय केसरिया रंग सबसे ऊपर रखें। तिरंगा हमारी शान है और इस शान पर हम कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। शान न इसकी जाने पाए, चाहे जाए भले ही जाए। महाराष्ट्र में हुई एक सड़क दुर्घटना में 7 मेडिकल छात्रों की मृत्यु हो गई है। दुर्घटना उस समय हुई जब एक एसयूवी में सवार ये छात्र एक पुल से गुजर रहे थे। तभी चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और वाहन 40 फीट नीचे नदी में जा गिरा। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए वर्धा के सिविल अस्पताल ले जाया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में छात्रों की असामयिक मौत पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स में स्पेन के राफेल नडाल सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में नडाल ने कनाडा के डेनिस शापोवालोव को 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3 से हराया। मिक्स्ड डबल्स क्वार्टर फाइनल में सानिया मिर्जा और राजीव की भारतीय जोड़ी हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। उन्हें क्वार्टर फाइनल में जेमी फोर्लिस और जेसन कोबलर की जोड़ी ने पराजित किया। ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 आज से कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शुरू हो गया। टूर्नामेंट 30 जनवरी तक चलेगा। ओडिशा ओपन सुपर 100 टूर्नामेंट 2022 बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर का तीसरा आयोजन है। इसमें 18 देशों के 300 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा की संभावना है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। इन महानगरों में तापमान 15 और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। उत्तर में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। इन शहरों में तापमान 0 से 13 डिग्री सेल्सियस नीचे और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दक्षिण में विशाखापत्तनम में बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा हो सकती है। बेंगलुरु और हैदराबाद में आसमान साफ रहेगा। तापमान 16 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का आसार है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में बादल छाए रहेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट और साहसिक कार्यों के लिए 939 पुलिसकर्मी पुलिस पदक से सम्मानित। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण और पंजाब में एक चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। देश में अब तक 162 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 93.15% हुई। ओडिशा ओपन 2022 बैडमिंटन प्रतियोगिता कटक के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज से शुरू और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स मुकाबले में स्पेन के राफेल नडाल सेमीफाइनल में पहुंचे। मिक्स्ड डबल्स में सानिया मिर्जा और राजीव की जोड़ी हारकर प्रतियोगिता से बाहर।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।